गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा वाले टॉपिक में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान इसको निकालना बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो परिमाण और दिशा में समय के साथ लगातार परिवर्तित होती है। जैसे ये माना प्रत्यावर्ती धारा का वक्र है, ठीक है, आगे भी कंटिन्यूअस होगा, ये आगे भी चल रहा होगा। ये प्रत्यावर्ती धारा कैसी होती है? ये लगातार समय के साथ इसके मान में क्या होता है? परिवर्तन होता है, और दिशा में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है, और एक निश्चित समय के बाद दिशा और परिमाण दोहराई जाती है। तो वह धारा जो समय के साथ लगातार परिवर्तित होती है और एक निश्चित समय के बाद अपने प्रारंभिक मान दिशा को दोहराती है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा शून्य से पहले बढ़ रही है, धन दिशा में बढ़ रही है, अधिकतम मान ग्रहण कर रही है, फिर शून्य हो रही है, फिर विपरीत दिशा में अधिकतम हो रही है, फिर शून्य हो रही है, फिर आगे धन दिशा में अधिकतम, फिर शून्य, फिर लगातार ये क्रम चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा जब धन दिशा में बह रही है तो इसे हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा अपने धन अर्थ चक्र में है, और इस समय ये जब विपरीत दिशा में बह रही है तो उस समय प्रत्यावर्ती धारा अपने ऋण अर्थ चक्र में। ठीक है ना, एक धन अर्थ चक्र और एक ऋण अर्थ चक्र मिलकर बनता है क्या? एक चक्र। ठीक है, होता क्या है इसमें कि प्रत्यावर्ती धारा के जो मान धन अर्थ चक्र में प्राप्त होते हैं वही मान ऋण चक्र में भी प्राप्त होते हैं। अंतर यह होता है कि धन अर्थ चक्र में जो मान प्राप्त होंगे वो धनात्मक होंगे, और ऋण अर्थ चक्र में जो मान प्राप्त होंगे वो क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे, पर मान दोनों जगह एक जैसे प्राप्त होते हैं। जैसे यहां पर प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान माना कितना आया? I0। तो यहां भी प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान विपरीत चक्र में क्या आएगा? -I0। ठीक है, तो क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा के जो धन और ऋण अर्थ चक्र होते हैं ये सममित होते हैं, बिल्कुल समान क्षेत्रफल वाले हैं, ठीक है, और समान आकार के, ये सममित हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के धन और ऋण अर्थ चक्र क्योंकि सममित होते हैं, जो मान धन अर्थ चक्र में प्राप्त होते हैं वही मान ऋण अर्थ चक्र में भी प्राप्त होते हैं, और विपरीत चिन्हों के प्राप्त होते हैं। इस कारण से एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के जो मान आएंगे उन मानों का अगर हम औसत लें तो वो कितना आएगा? जैसे यहां पर धन I0 आया तो यहां क्या आया? ऋण I0 अधिकतम मान। तो इनका औसत क्या आ गया? I0 और ऋण I0 का औसत कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़िए और 2 का भाग दीजिए। ठीक है ना, ऐसे ही इस धन अर्थ चक्र में जो जो मान आएंगे वही मान ऋण चिन्ह सहित इस वाले विपरीत चक्र में भी आएंगे। ठीक है ना, तो जो मान यहां आ रहे हैं वही मान यहां पे ऋण चिन्ह के साथ आ रहे हैं। तो इन एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के जो मान प्राप्त होंगे उन मानों का अगर हम औसत लें तो उनका औसत कितना आएगा? उनका औसत आएगा 0, क्योंकि जो मान यहां प्राप्त होगा वही मान ऋण चिन्ह से यहां भी तो आएगा। तो जब उनका औसत लेंगे तो औसत का मतलब क्या होगा? धन अर्थ चक्र के मान प्लस ऋण अर्थ चक्र के मान अब बट्टे 2 कर दो, तो उससे क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां के मान धन अर्थ चक्र के मान, धन ऋण अर्थ चक्र के मान, अब बट्टे क्या आएगा? जितनी धाराएं आपने ले रखी उतना कर दो। तो यहां पर ये मान आपस में जुड़ने पे क्या आ जाएगा? अंश में 0 आ जाएगा। तो उससे प्रत्यावर्ती धारा का एक पूरे चक्र में औसत मान क्या होता है? 0 होता है। कारण क्या है कि जो मान धन अर्थ चक्र में प्राप्त होते हैं वही मान ऋण अर्थ चक्र में भी ऋण चिन्ह सहित प्राप्त होते हैं। इसलिए इनका औसत निकालते समय एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक हो गया। तो एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का, यानी एक साइकिल में प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती विभव भी कह सकते हैं, दोनों के लिए सेम होगा, धारा का औसत मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक हो गया। अब हम यहां पर क्या निकाल रहे हैं? एक पूरे चक्र के लिए नहीं निकाल रहे हैं, हम यहां पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकाल रहे हैं आधे चक्र के लिए, या तो धनात्मक आधे चक्र के लिए या ऋणात्मक आधे चक्र के लिए।
तो यहां से यहां तक का जो समय होता है ये हो गया एक चक्र का समय। एक चक्र में जो समय लगता है वो है माना कैपिटल टी, उसको हम क्या कहते हैं भाई, आवर्तकाल। ठीक है, माना प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कैपिटल टी है, तो इसका मतलब टी सेकंड में क्या कर रहा होगा, इसका एक चक्र पूरा हो रहा होगा। ठीक है, तो टी सेकंड में एक चक्र पूरा हो रहा है, तो ये आधा चक्र कितने सेकंड में पूरा हो रहा होगा, T/2। यहां से यहां का समय कितना होगा, आधे चक्र में कितना समय लग रहा होगा, T/2, और अगले आधे चक्र में फिर T/2, तो टोटल समय कितना लग गया, T। ठीक है, अब हम क्या निकाल रहे हैं, इस आधे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। तो उसका सूत्र देखिए, धनात्मक आधे चक्र में धन अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, एसी कहते हैं इसको, अल्टरनेटिंग करंट का औसत मान। इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र देखिए, सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र लिख दीजिए। प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र क्या है, I = I0 sin ओमेगा t। ठीक है, t समय में प्रत्यावर्ती धारा कितनी मानी गई है, I। I0 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम मान, शिखर मान। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, जिस कोणीय वेग से कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही थी और तब जाके प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हुई है। तो औसत मान का सूत्र कैसे होगा, एक अर्ध चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, इसको IAV से दर्शाएंगे। इसका सूत्र होगा इंटीग्रेशन I dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। क्या मतलब है इसका, अंश में क्या रखेंगे, I माने धारा, प्रत्यावर्ती धारा का समय के सापेक्ष समाकलन, और ये समाकलन किस किस समय के बीच होगा, इसमें लिमिट लगेगी, लोअर लिमिट होगी 0 to T/2। यहां निम्न सीमा क्या है, 0, उच्च सीमा क्या है, T/2। कहां से आया, क्योंकि ये जो धन अर्ध चक्र है, धन अर्ध चक्र किस किस समय के बीच प्राप्त हो रहा है, 0 से T/2 समय के बीच। तो जो इधर वाला समय होगा वो होगा लोअर लिमिट, जो इधर दाईं तरफ वाला समय होगा वो होगा अपर लिमिट। इस ढंग से इसकी लिमिट चढ़ाएंगे। और हर में क्या है, इंटीग्रेशन dt, यहां पर कौन सी संख्या छुपी है, 1 का समय के सापेक्ष समाकलन, ये समझेंगे आप, ये इस ढंग से करेंगे। यहां भी लिमिट हो जाएगी 0 to T/2। यहां कैपिटल टी रखना है, कैपिटल टी क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल माना गया है, कि माना प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कैपिटल टी है, और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या है, I = I0 sin ओमेगा t। अब इस I के स्थान पे रख दो I0 sin ओमेगा t, इस I के स्थान पे क्या रख दो, I0 sin ओमेगा t। यहां पर कुछ सूत्र आएंगे, पहले उन सूत्रों का जिक्र कर दे रहा हूं मैं। देखिए, अगर कहीं पे ये आ गया sin px का x के सापेक्ष समाकलन, ये कितना होता है, sin px का, p माने कोई अचर संख्या होगी, जैसे 5, 6, 7, 8 ऐसा होगा, तो sin px का x के सापेक्ष समाकलन ये होगा -cos px अपॉन p, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और दूसरा सूत्र जो यहां पर लगेगा वो ये वाला लगेगा, इंटीग्रेशन dx, इसका मान कितना होता है, यहां पर कौन सी संख्या छुपी है, 1 का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, x। इन दो सूत्रों का प्रयोग यहां पर करेंगे। तो कीजिए, IAV बराबर क्या हो जाएगा, IAV बराबर इंटीग्रेशन 0 to T/2, ऐसे नोट किया। I का मान रखो यहां से, I0 sin ओमेगा t, और ये dt अपॉन इंटीग्रेशन, हाँ इसका तो डायरेक्ट मान आ जाएगा, इसका मान बताइए, इंटीग्रेशन 0 to T/2 dt। तो यहां पर कौन सी संख्या छुपी है,
1, तो यानी 1 का t के सापेक्ष समाकलन करना है, वो बिल्कुल इससे होगा। 1 का x के सापेक्ष समाकलन कितना होता है x, तो 1 का t के सापेक्ष समाकलन कितना होगा t, और क्योंकि निश्चित समाकलन है लिमिट लगी है इसमें, तो इसके ये 1 dt का जो समाकलन हुआ ये t आया, इसको बड़े कोष्ठक अंदर रखिए, नीचे रखिए 0 और यहाँ बाहर बड़े कोष्ठक के बाहर यहाँ पे ये लिमिट लगा दीजिए, ये लिमिट ऐसे चढ़ेंगे इसमें, ठीक है। 1 का समाकलन कितना हो गया स्मॉल t, ये वाला t आएगा है, और ये जो लिमिट है ये बड़े कोष्ठक के बाहर ऐसा आएंगे, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, ठीक है। लोअर लिमिट माने ये वाली वैल्यू बाईं तरफ वाली, अपर लिमिट माने ये वाली वैल्यू, क्योंकि हम एक आधे चक्र के लिए कर रहे हैं, आधा चक्र 0 से t/2 समय के लिए, ठीक है। इसी को हम ऐसा भी कर सकते हैं t/2 से t तक, क्योंकि ये वाला भी तो आधा चक्र है, तो अगर हम ये वाला आधा चक्र लेंगे तो तब लोअर लिमिट क्या मान जाएगी t/2, अपर लिमिट क्या मान जाएगी t, तब ऐसा कर सकते हैं। पर मैंने ये वाला आधा चक्र लिया, इस ढंग से हो गया। अब इसमें ये I0 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का आयाम या शिखर मान, ये अचर होता है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पर कांस्टेंट मान रहे हैं, तो इसको हम बाहर ले सकते हैं ऐसे, यहाँ पर हमने इसको बाहर ले लिया, I0 कांस्टेंट था, इसको हमने बाहर ले लिया गुणा में, यहाँ भी गुणा में तो यहाँ भी गुणा में, ठीक है ना। अब ये किसका समाकलन कर रहे हैं आप, साइन ओमेगा t का t के सापेक्ष समाकलन, ये बिल्कुल इस सूत्र के अनुसार होगा, साइन px का x के सापेक्ष समाकलन, ये साइन px का x के सापेक्ष समाकलन क्या होता है माइनस कॉस px बटे p, यानी जो यहां पर ये अचर संख्या p वो हर में आ जाएगा, ठीक है ना, ये इसका समाकलन है। तो कीजिए इसका समाकलन, साइन ओमेगा t का t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा IAB बराबर I0, इसका समाकलन क्या होगा साइन ओमेगा t का, वहां t के स्थान पे यहां क्या आ गया ओमेगा, t के वहां x के स्थान पे यहां क्या आ गया स्मॉल t, तो रखिए मान क्या आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा, t के स्थान पे ओमेगा आ गया, लिमिट आ जाएगी 0 टू t/2, ये जो इसका आंसर है ये, पर क्योंकि ये कौन सा समाकलन है निश्चित समाकलन, इसमें लिमिट लगी है, तो जिसमें लिमिट लगी होती है उसमें समाकलन के बाद क्या लगा देते हैं बड़ा कोष्ठ, और यहाँ लोअर लिमिट लिखते हैं, यहाँ अपर लिमिट लिखते हैं, बटे ये वाला, इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ देखो इसको स्मॉल t के स्थान पे पहले रखेंगे अपर लिमिट, ठीक है, रखिए स्मॉल t के स्थान पे अपर लिमिट क्या गया t/2, फिर आएगा माइनस, तब इसके बाद क्या लिखते हैं माइनस, अब फिर लिखते हैं स्मॉल t के स्थान पे लोअर लिमिट, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या है 0, तो t के स्थान पे 0 रखिए, एक बार t के स्थान पे कैपिटल t/2 रखिए, एक बार t के स्थान पे 0 रखिए, दोनों के बीच में माइनस रखिए, यह आएगा आंसर इस ढंग से। IAB एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन हाफ साइकिल, ठीक है, हाफ साइकिल में हो रहा हो, तो ये क्या आएगा, ये देखिए ओमेगा कोणीय वेग, मैंने कहा था कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में अचर कोणीय वेग से घूम रही है, तो ये कौन सी संख्या है, ये अचर संख्या है, इसको भी हम बाहर ले सकते हैं 1 ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा को यहां लीजिए, तो क्या आएगा I0 अपॉन ओमेगा, ऋण चिन्ह को भी बाहर लीजिए, तो यहां कोष्ठ में क्या रहा केवल कॉस ओमेगा t, लिमिट लगाई 0 टू t/2 अपॉन यहां कितना बचा भाई t/2, ठीक हो गया। अब इसको अगर आगे हम हल करें तो ये क्या आएगा माइनस I0 अपॉन ओमेगा, ये t/2 ये वाला लिख दिया, इसमें भी लगाइए लिमिट, स्मॉल t के स्थान में पहले एक बार क्या रखेंगे कैपिटल t/2, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाएंगे ना यहाँ पे, स्मॉल t के स्थान में एक बार कैपिटल t/2 रखिए, क्या हो जाएगा ये cos ओमेगा, और स्मॉल t के स्थान पे रखिए कैपिटल t/2, हो गया, रख दिया अपर लिमिट। फिर क्या होता है उसके बाद माइनस,
जैसे यहां पर रहता है। फिर स्मॉल टी के स्थान में क्या रखेंगे, लोअर लिमिट यानी 0। तो क्या है, ये पूरा लिखेंगे पहले, cos ओमेगा इंटू 0। ओमेगा इंटू 0 क्या हो जाएगा, अरे 0 से मल्टीप्लाई करके वो 0 हो जाएगा, cos 0। ठीक हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए। यहां पर यह आ रहा हमारे पास आई ए वी बराबर माइनस I0 अपॉन ओमेगा बटे T/2। यहां पर देखिए ओमेगा इंटू टी, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि कैपिटल T बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। पिछले वाले पीरियड में आवर्तकाल बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा ये लिखाया था। ठीक है, तो इसको यहां लाइए, हो जाएगा ओमेगा इंटू टी बराबर 2 पाई। जब मैं आवर्तकाल पढ़ा था आपको उसमें फॉर्मूला था कैपिटल T बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा इंटू टी क्या हो जाएगा बराबर 2 पाई, यानी ओमेगा टी जहां पर होगा वहां पर हम क्या लिखेंगे 2 पाई। तो रखिए ओमेगा टी यहां पर है, इसके स्थान पे क्या आएगा, क्या आ जाएगा ये 2 पाई अपॉन 2। तो 2 पाई अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा उन्होंने यहाँ पे cos, क्या आएगा, अरे ये हो गया ना 2 पाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, आएगा उन्होंने cos पाई। पाई का मतलब 180 अंश, ये रेडियन में है। अब पाई रेडियन कितने अंश के बराबर होता है, 180 अंश के बराबर। ऋण cos 0, ये 0 रेडियन है, तो 0 रेडियन 0 अंश के बराबर होता है। अब आगे सॉल्व करें इसको, ये आ गया आई ए बी बराबर माइनस I0 अपॉन ओमेगा अपॉन T/2। cos पाई का मान क्या होता है भाई, cos पाई आपको पता है पाई रेडियन बराबर 180 अंश, ये फॉर्मूला है, पाई रेडियन बराबर 180 अंश। तो cos 180 अंश का मान होता है -1, इसका मान -1 हो गया। cos 0 का मान भी कितना होता है cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान कितना होता है +1, +1 और ये माइनस, तो ये क्या देगा -1। ठीक है, कितना आ गया ये आई ए बी बराबर, ये -1 कितना हो गया -2, और ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस, तो 2 यहां से आया, I0 यहां से आया, ये क्या गया 2I0 अपॉन ओमेगा, और यहां हर में क्या है T/2। कीजिए इसको आगे सॉल्व। आई ए वी बराबर, इसमें क्या करेंगे, पहली राशि, ये दूसरी राशि, ये तीसरी राशि, ये चौथी राशि। तो पहला और चौथा वाला मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में रखिए, क्या जाएगा 2I0 इंटू 2। फर्स्ट एंड फोर्थ ये न्यूमरेटर में आ जाएंगे, अंश में आ जाएंगे मल्टीप्लाई होके, और सेकंड एंड थर्ड ये दोनों मल्टीप्लाई होके डिनोमिनेटर हर में आएंगे, ओमेगा इंटू टी। आई इंटू आई ए वी इक्वल टू हो गया कितना, कितना हो गया ये हैं, आई ए वी बराबर, ये कहीं पे कुछ गलती हुई इसमें, बताइए कहीं गलती हुई है, नहीं कोई गलती नहीं है। देखिए 2I0 इंटू 2 ओमेगा टी का मान कितना होता है 2 पाई, अभी रखा था मैंने, ओमेगा टी के स्थान में 2 पाई रख दिया, आ गया इसका मान, ठीक है ना। अब 2 से 2 कैंसिल, तो आई ए वी इक्वल टू क्या हो गया 2I0 अपॉन पाई। ये वैल्यू याद रखें कि एक किसी अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है 2I0 अपॉन पाई होता है, ठीक है, 2I0 अपॉन पाई हो जाएगा। ये धन अर्धचक्र ले लिया, ऐसे ही ऋण अर्धचक्र के लिए इसका मान क्या होगा, ऋण
अर्ध चक्र के लिए ये नीचे वाला जो चक्र है ऋण, ये नीचे वाला आधा चक्र, ये कहलाता है ऋण अर्धचक्र। इस अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा के कई मान आएंगे, कई मान प्राप्त होंगे। उन सभी मानों का औसत जो होगा वो होगा क्या, ऋण अर्धचक्र के लिए औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। जैसे इस ऊपर वाले आधे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान यह आया, इसको दर्शाएंगे धनात्मक रूप में। ठीक है, तो जो ऋणात्मक अर्धचक्र के लिए औसत मान आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक रूप में आएगा, नेगेटिव आएगा, IAV, वो आएगा माइनस, आएगी यही वैल्यू पर नेगेटिव चिन्ह के साथ, ऋण -2I0 अपॉन पाई, ये माना जाए। ठीक है, इसमें I0 क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, उच्च मान या आयाम, तीन नाम है इसके, चरम मान, शिखर मान, उच्च मान, आयाम, ये सब प्रत्यावर्ती धारा के। एक चीज का ध्यान दें, अगर यहां पर ऐसा होता प्रत्यावर्ती विभव होता अगर, ठीक है, प्रत्यावर्ती विभव अगर होता, ये तो खैर हेडिंग मैंने धारा के लिए बनाई थी, अगर प्रत्यावर्ती विभव का निकालना होता तो तब हम यहां पर क्या लिखते भाई, प्रत्यावर्ती विभव का धन अर्धचक्र के लिए औसत मान, धन अर्धचक्र के लिए औसत मान, उसी तर्क पे चलते हैं, I की जगह पे क्या रखेंगे V और I0 की जगह पे V0, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा VAV और यहां क्या लिखेंगे 2V0। ठीक है, वो I के स्थान पे V रख देंगे। तो धन अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती विभव का औसत मान क्या होता है, प्लस 2V0 अपॉन पाई। ऋण अर्धचक्र के लिए प्रत्यावर्ती विभव का औसत मान कितना हो जाएगा, -2V0 अपॉन पाई। अब देखिए इन दोनों अर्धचक्र के लिए जो औसत मान आ रखे हैं उनको जोड़ो और उनका औसत निकालो, तो जोड़ने पे क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएगा ना, उतना ही धन में उतना ही ऋण में है, तो जुड़ के क्या हो जाएगा 0, तो इनका जो औसत आएगा वो भी क्या आएगा 0। यानी एक पूरे चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान हमेशा क्या होता है, 0, पर आधे चक्रों के लिए नहीं होता औसत मान 0 नहीं होता, बल्कि वो इस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान, इसको हम दर्शाएंगे IRMS। किसे कहते हैं, ध्यान से देखिए, मैंने प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या लिखा, I बराबर I0 साइन ओमेगा t, ये लिखा। ठीक है, ये प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ साथ लगातार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कभी धन मान प्राप्त हो रहे हैं, कभी ऋण मान प्राप्त हो रहे हैं, कभी शून्य मान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हर एक चक्र के लिए इसका औसत मान क्या आता है, 0 आता है। ठीक, तो वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का जो ये I वाला मान है, ये कौन सा मान है, किसी समय t पर प्राप्त मान। ठीक है, तो प्रत्यावर्त एक पूरे चक्र में, ध्यान से सुनिए, वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा, एक प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के प्राप्त मानों का वर्ग का औसत लेकर और उसके बाद वर्गमूल लेकर जो मान प्राप्त होगा उसे कहेंगे हम वर्ग माध्य मूल मान। देखिए क्या मतलब है इसका, इसको दर्शाते हैं IRMS से। क्या करेंगे, IRMS का मतलब क्या होगा कि एक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में प्राप्त मानों का, कौन सा मान प्राप्त हुआ आपका, I,
प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में प्राप्त मानों का वर्ग का औसत का वर्गमूल प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्र में प्राप्त मानों के वर्ग के औसत के वर्गमूल को ही प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। इससे याद करो, पहले क्या करना है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग, तब माध्य माने समांतर माध्य औसत, तब उसके बाद क्या करना है इसका औसत। औसत के लिए मैंने बार लगा दिया, पहले वर्ग किया फिर बार, और उसके बाद मूल माने अंत में क्या कर देना है, वर्गमूल। तो पहले प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग करो, फिर उसका औसत कीजिए, फिर उसका वर्गमूल कीजिए। तो ये देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है, ये ऐसा रख दीजिए इसको, आई स्क्वायर की वैल्यू रखिए, क्या इसका स्क्वायर कीजिए, आई जीरो स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कर दिया, और आई का स्क्वायर किया ना, तो आई का समीकरण ये है, तो आई का स्क्वायर ये होगा। अब इसका क्या करना हमने, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग कर दिया, इसका कीजिए औसत। तो औसत किसका होता है, जो चेंज होता है लगातार, ये चेंज हो रहा है, ये तो अचर है आई जीरो, ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अब यहां पर इससे आगे हल कैसे करेंगे, आई स्क्वायर का वर्गमूल, तो इसका वर्ग भी हो रहा है वर्गमूल भी हो रहा है, ये तो कितना आएगा, आई जीरो वर्ग भी है वर्गमूल भी है, ठीक है, इनटू इसका, यहां देखो इनटू क्या हो जाएगा, किसका वर्गमूल छूटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, ये क्या कहलाएगा भाई, औसत मान का वर्गमूल, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, इसका मान होता है 1/2, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान क्या होता है 1/2, तो ये वर्गमूल 1/2 आ गया, तो इसका मान कितना आएगा, आई जीरो अपॉन √2, यानी 0.707 आई जीरो इसको सॉल्व करने पाता है। तो आई जीरो बाई √2 ये क्या, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का सूत्र है, ठीक है। आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, आई आर एम एस बराबर आई जीरो बाई √2, ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और प्रत्यावर्ती विभव का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, V0 बाई √2 या 0.707 V0, आई जीरो धारा का शिखर मान, V0 विभव का शिखर मान है। तो आपने प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती विभव के वर्ग माध्य मूल मान निकालने पड़े। यहां पर ध्यान दें, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत मान होता है वो कितना होता है 1/2, ठीक है, याद रखना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान हमेशा 1/2 होता है, ठीक है। थैंक यू।